आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। मैं जगदीश कुमार आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आधुनिक भारत से संबंधित है और आधुनिक भारत में भी आपके जो वायसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर हैं, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। चाहे आपका एग्जाम टेट का हो, चाहे आपका एग्जाम सुपर टेट का हो, चाहे आपका एग्जाम आईएएस का हो, चाहे आपका एग्जाम पीसीएस का हो, चाहे आपका सुपर टेट का हो, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, चाहे यूपीएसआई का हो, सारे ही एग्जाम में ये आने वाले प्रश्न हैं। विगत 25 वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। उनसे संबंधित जो भी अन्य प्रश्न बन सकते हैं, उनको इस व्याख्या के साथ किया गया है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, जो गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित आएगा आपके एग्जाम में। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आइए आज का देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में वैध शासन नहीं, जबकि ये वैध शासन है, गलती से गलत टाइप हो गया है, प्रणाली को समाप्त किया? किसने समाप्त किया? एक तो लागू करने वाला पूछा जाता है, एक तो समाप्त करने वाला पूछा जाता है। तो यहां पर हम बात करेंगे केवल समाप्त करने वाले की। तो समाप्त करने वाला जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था। अब इससे संबंधित क्या है? इसका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो आपको 1772 बता देना। इसने देश शासन का मतलब है, देश शासन का दूसरा नाम क्या है? दोहरी शासन व्यवस्था। इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि दोहरी शासन व्यवस्था जो लागू की थी, उसे किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। अच्छा, उसने क्या किया? उसने ये व्यवस्था कहां कहां थी? जैसे कि आपकी ये बंगाल में थी, इसके बारे में पूछा जाता है। आपकी बिहार में थी, ये पूछा जाता है। उड़ीसा में थी, ये पूछा जाता है। इसको ध्यान रखना। वारेन हेस्टिंग्स ने दो उप दीवानों को नियुक्त किया था, जिसका एक नाम था मोहम्मद रजा। ये कई बार पूछा गया है कि मोहम्मद रजा को किसने नियुक्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने। दूसरे का नाम था राजा सिताब राय। राजा सिताब राय, ये पूछा जाता है। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा, देव शासन की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई? तो आपको बता देना, बंगाल से हुई। ये आपको ध्यान देना है। बंगाल में जो है कब हुई? 1765 से हुई। ये आपको ध्यान देना है। इतने ही प्रश्न इससे बन सकते हैं। इसके अलावा आज तक मैंने कोई प्रश्न देखा नहीं दैत शासन से संबंधित। 7-8 साल से मैं लगातार बच्चों के टच में हूँ, कंपटीशन वाले बच्चों के टच में हूँ, खुद भी कंपटीशन देता रहा हूँ। इसके अलावा कभी भी देश शासन से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा गया है। आपसे यही पूछा जाएगा, देश शासन किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया। ये कब इसको समाप्त करने का निर्णय लिया गया? 1772 में लिया गया। ये व्यवस्था कहाँ कहाँ थी, किस किस राज्य में थी? आपको बता देना, ये बंगाल में थी, बिहार में थी, आपको उड़ीसा बता देना। अच्छा, वारेन हेस्टिंग्स ने दो उप दीवान थे, वो कौन कौन से थे? जैसे मोहम्मद रजा खां, राजा सिताब राय, उन्हें पद से हटा दिया गया था। और ये कब प्रारंभ हुई थी? मतलब 1765 में हुई थी। कहां से प्रारंभ हुई? बंगाल से प्रारंभ हुई। ये आपको बता देना। आइए आगे देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, मतलब किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है? तो आपका आएगा वारेन हेस्टिंग्स से। वैसे ये बेलेजिली से भी संबंधित है। अब इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? क्या है ये है क्या? इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है। इसका जो उद्देश्य था, केवल अपने राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम ये कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्य की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहें। उस समय ये भय होता था अफगान और मराठों में, दोनों में,
इसलिए कंपनी ने अवध होता था उसकी रक्षा की व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला था कि अवध का नवाब जो है उस व्यय का बोझ उठाएगा। इस प्रकार अवध की रक्षा बंगाल की रक्षा होगी। बेलेजेली की ओर से कंपनी के जो भारतीय रियासत थी उनके साथ संबंधों में परिवर्तन किया गया, संबंधों को बदला गया। बेलेजेली का उद्देश्य क्या था? भारतीय जो रियासतें रियायतें होती थी उनकी जो अपनी रक्षा कंपनी पर छोड़ देती थी और उन्हें करने के लिए बाध्य करती थी। उसने भारतीय रियासतों के अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति और सैनिक रक्षा को एक घेरे में लाने का प्रयत्न किया। इसलिए इसे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति कहा गया। ये आपको ध्यान देना है। क्या कहा गया? सुरक्षा घेरे की नीति, इसे कह सकते हैं सुरक्षा घेरा। सुरक्षा घेरा की नीति भी कह सकते हैं। और इसे दूसरा इससे संबंधित कौन था? लॉर्ड बेलेजेली भी इससे संबंधित था। यह भी आपको ध्यान देना। और ये व्यवस्था आपको पता ही है, चारों ओर जो अपने एक घेरा बनाते थे, बफर स्टेट बनाते थे। ये आपका प्रश्न। आइए आगे देखते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ये भी आपका वारेन हेस्टिंग्स है। इसके ऊपर चलाया गया। क्यों चलाया गया? क्योंकि ऐसा माना गया है क्योंकि ये एक निरंकुश शासक हो चुका था। ये आपको ध्यान देना है। और ये मुकदमा कब से कब तक चलाया गया? ये कई बार प्रश्न आया, 1788 से 1795 तक। ये आपको ध्यान देना। अच्छा, जो ब्रिटिश संसद थी उसकी सेवा को देखते हुए सभी दोषों से उसे मुक्त कर दिया गया था। और यह भी कहा गया था कि वारेन हेस्टिंग्स ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया था। वारेन हेस्टिंग्स पर लगे महाभियोग के बारे में कुछ विद्वानों ने यह माना, कुछ विद्वानों का यह मत था, जैसे कि एक बीए इस्मत है। मैं आपको बता दूं, याद आ गया मुझे, बीए इस्मत। इनका जो मत था वो क्या था? उसके थोड़े से दोस्त, जहां तक वे वास्तव में दोस्त थे, उस राजनीतिक के दोस्त थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा था, जिस पर अपनी कठिन उलझने पड़ी थी। कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक होती है। ये किसने कहा? ये बीए इस्मत ने कहा। किसके बारे में कहा? वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कहा। ये आपको ध्यान देना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है। ये बहुत बार पूछा गया है। इस कब्र के बारे में इतनी बार पूछा गया, ये है आपकी गाजीपुर में। इसलिए पूछा जाता है, एक तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित भी है, दूसरा वायसराय से संबंधित भी है, तीसरा गाजीपुर एक अफीम के लिए प्रसिद्ध है, वहां एक फैक्ट्री भी है, अफीम का कारखाना भी है, अफीम नगरी भी उसे कहा जाता है। मैंने बहुत बार आपको समझाया, इसलिए प्रश्न बार बार आता है। और इसका काल अगर पूछा जाए कब से कब तक, तो आपको बता देना 1786 से 1793 तक। ये आपको ध्यान देना। और उसके बाद में ये 1805 तक भी रहे। उसके बाद अच्छा, भारत में जो स्थायी बंदोबस्त थी या न्यायिक संहिता थी या भारतीय लोक सेवा थी, उसके प्रवर्तक के रूप में भी जाना जाता है किसको? कॉर्नवालिस को। मतलब ये आपको ध्यान देना है, स्थायी बंदोबस्त के बारे में इन्हीं को जनक माना जाता है। और एक आपका न्यायिक संहिता है, जो मैं आपको यूपीएसआई के बारे में पढ़ाता रहा हूं, आईपीएस की धारा, भारतीय दंड संहिता की धारा। और एक आपका जो वो है भारतीय लोक सेवा आयोग है, इसके बारे में। इन सबका जो जनक है वो आपको लॉर्ड कानी आयोग का जनक, ये आपको कानवालिस के बारे में जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की, आपका उत्तर होगा कानवालिस। आपसे पूछा जाएगा न्यायिक संहिता की व्यवस्था किसने की, आपका उत्तर होगा कानवालिस। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय लोक सेवा के जनक कौन है, आपका उत्तर होगा कानवालिस। इनकी मृत्यु कब हुई, आपका उत्तर होगा 1805 में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई, आपका उत्तर होगा गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ है, आपका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में।
इस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। और जहां पर ये खत्म हुए मरे, वहीं पर इनकी कब्र बना दी गई। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? मतलब पहले शासक के बारे में पूछा गया है आपको। ये अवध का नवाब, दूसरा है पेशवा, तीसरा है आपका हैदराबाद का निजाम, चौथा है आप त्रावणकोर, और आपका ये आपको बताना है कि कौन इसमें था और कौन नहीं था। तो आपका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है आपका अवध का नवाब, ये वाला। अच्छा क्या है, ये है क्या, इससे संबंधित और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? जो प्रथम सहायक संधि थी, जो 1765 में लागू हुई, वो अवध से हुई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। अवध के एक अंग्रेज रेजिडेंट को लखनऊ ने रखना स्वीकार किया था। तो लखनऊ का मतलब क्या है? अवध। ये आपको ध्यान देना। आगे देखते हैं क्या है। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की, किसने स्वीकार नहीं की? ये बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि हैदराबाद के निजाम ने नहीं स्वीकार की, या आपके कहना इंदौर के होलकर ने स्वीकार नहीं की, या आपके जोधपुर के राजपूत ने स्वीकार नहीं की, या आपके कहना किसने? तो इंदौर के होलकर ने। ये प्रश्न है। अच्छा स्वीकार किसने की? अगर ये आए तो आपका उत्तर होगा हैदराबाद ने। ये कई बार आता है किसने स्वीकार की। अच्छा कब स्वीकार की? आपका उत्तर होगा 1798 में। ये आपको ध्यान देना है। और किसने स्वीकार की? एक आप था मैसूर, कर्नाटक वाला। कब स्वीकार की? 1799। एक आपका आता है तंजौर, तंजौर, और तंजौर में कब स्वीकार की? 1799 में। एक आता है अवध, जिसकी बात चल रही है, कब स्वीकार की? 1801 में। एक होता है आपका पेशवा, कब स्वीकार की? 1802 में। यह आपको ध्यान देना। एक होता है आपका बरार, कब स्वीकार की? 1803 में। एक आप होता है सिंधिया, कब स्वीकार की? 1804 में। और एक होता है उसके बाद में बहुत सारे हैं, जैसे जोधपुर भी है, जयपुर भी है, मछेरी भी है, बूंदी भी है, भरतपुर भी है। बहुत बार मैंने आपको बताया है, इससे ज्यादा प्रश्न पूछने वाला नहीं है। सहायक संधि के बारे में यही प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार सबसे पहले की, किसने बाद में की, किसने नहीं की। आपको एक बार दे देगा हैदराबाद, आगे लिख देगा 1798, आगे लिख देगा मैसूर 1799, आगे लिख देगा तंजौर 1800, फिर लिख देगा अवध 1801। निम्न में से कौन सही है या सही नहीं? तो तंजौर 1799 हुई, जबकि मैंने आपको 1800 लिख करके बताया। तो इसको पकड़ना है आपको। आइए आगे देखते हैं। साथियों अगर पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, उत्तर प्रदेश से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, संविधान से संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, अर्थशास्त्र की वीडियो बना दी गई है, इतिहास से संबंधित वीडियो लगातार चल ही रही हैं, आधुनिक भारत से संबंधित कई वीडियो बना रखी हैं। आप उन्हें देखेंगे तो आपकी इतना मजबूत आधुनिक भारतीय इतिहास होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 70% आधुनिक भारत से आता है, 20% आपका जो मध्यकालीन भारत से आता है, और 10% आपका प्राचीन भारत से आता है। इसलिए कम समय में आपको आधुनिक भारतीय इतिहास कवर कराया जा रहा है, ताकि किसी भी कंपटीशन में आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। गारंटी इस बात की है कि अगर आप अच्छे तरीके से वीडियो को पूरी देखते हैं, पूरी सुनते हैं, तो आपका एग्जाम चाहे कोई सा भी हो, ए से लेकर जेड तक आप हर एग्जाम में सफल होंगे। आपके घर में उजाला होगा, आपके घर में रोशनी होगी। हजारों लड़के सेलेक्ट हो चुके हैं, अब आपकी बारी है। आप जुड़िए जेके कंपटीशन सेंटर से, और किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत है तो मैंने आपको कई बार बताया है, 9084 7684 पे संपर्क कीजिए, केवल और केवल स्टडी से संबंधित के लिए। आइए आगे देखते हैं। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि मद्रास के जो गवर्नर कौन से सन में रहे। तो इसका सही उत्तर है 1820 से 1827 तक। ये आपको ध्यान रखना। अच्छा और क्या पूछा जा सकता है सर थॉमस मुनरो के बारे में? ये आपके
दक्षिण भारत के थे। दक्षिण भारत में ये व्यवस्था थी, दक्षिण भारत में, ये आपको ध्यान देना है। और क्या पूछा जाता है, ये भू राजस्व जो राजस्व वसूली से संबंधित इन्होंने व्यवस्था निर्धारित की। और वो व्यवस्था का नाम पूछा जा सकता है, कौन सी थी, तो आपकी रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये आपको ध्यान देना है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, ये आपको ध्यान देना है। और क्या था, एक और थे उनके, एक और थे आपके टॉमस मुनरो के साथ एक कैप्टन रीड थे, कैप्टन रीड, ये भी आपकी इसी रैयतवाड़ी व्यवस्था से जुड़े हुए थे और दक्षिण भारत से जुड़े हुए थे। और ये व्यवस्था कहाँ कहाँ थी, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ये आपकी मद्रास में थी, ध्यान रखना है। और कहाँ थी, आपकी बंबई में थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ कहाँ थी, आपकी एक असम में थी, ऐसे भी ध्यान रखना है, असम में थी। और कहाँ कहाँ थी, एक कुर्ग में थी। कुर्ग कहाँ है, जैसे कर्नाटक है, और आधुनिक कर्नाटक का एक भाग था कुर्ग। इतने ही प्रश्न आपसे टॉमस मुनरो से पूछे जाएंगे, इसके अलावा 25 साल से कोई पूछा गया नहीं है, क्योंकि 8-10 साल से मैं खुद रिसर्च कर रहा हूँ, खुद इस पर अनुसंधान कर रहा हूँ, खुद स्वयं में खोज कर रहा हूँ, खुद स्वयं में इसका भुक्तभोगी हूँ। इसलिए कोई प्रश्न बचने वाला नहीं है। अगर टॉमस मुनरो के बारे में आपसे पूछा जाए कि कब गवर्नर रहे, तो आपको बता देना 1820 से 1827 तक। कौन से भारत के थे, दक्षिण भारत के थे। टॉमस मुनरो की व्यवस्था काय से थी, भू राजस्व से थी। इन्होंने कौन सी व्यवस्था अपनाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था अपनाई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में इनका दूसरा साथी कौन था, कैप्टन रीड था। इन्होंने ये व्यवस्था कहाँ अपनाई, तमिलनाडु में अपनाई। एक तमिलनाडु भी साथियों है, मैं भूल रहा, याद आ गया। और तमिलनाडु में कहाँ अपनाई, ये भी पूछा जाता है, तो 12 महल है एक, 12 महल में अपनाई। और कहाँ कहाँ अपनाई, आपको मैंने मद्रास बताया, आपको मैंने बंबई बताया, आपको मैंने असम बताया, आपको मैंने कर्नाटक बताया, कर्नाटक का मैंने कुर्ग जिला बताया। ये आपको ध्यान देना है। आइए साथियों आगे देखते हैं। अगला और महत्वपूर्ण, सती प्रथा पर किसने पाबंदी लगाई। बहुत महत्वपूर्ण, तो इसका विलियम बेंटिंग है। और विलियम बेंटिंग ने यह पाबंदी लगाई, मगर किसकी राय से लगाई, तो आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। यह आपको ध्यान देना, इनसे राय ली थी, तब जाके पाबंदी लगाई। अच्छा, और क्या प्रश्न हो सकता है, ये पाबंदी लगाई कब, तो 1829 में लगाई। ये आपको ध्यान देना है। और ये कानून प्रारंभ में कहाँ था, मतलब प्रारंभ में कहाँ पर लगाई, कहाँ पर लागू था, तो ये आपका बंगाल में लागू था प्रारंभ में। ये आपको ध्यान देना है। और क्या हो सकता है, उसके बाद में ये कहाँ लागू हुआ, 1830 में आपका बंबई में लागू हुआ। ये आपको ध्यान देना है। ये इन्हीं बातों का आपको समझना है। आइए आगे देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका अंतिम प्रश्न है। इससे संबंधित बहुत ही बार प्रश्न पूछे गए, हर बार आता है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ। विलय का मतलब है उसमें किस तरीके से उसे मिलाया गया। तो एक है अपहरण की नीति द्वारा। अपहरण की नीति को ही आप, एक दूसरा नाम है, इसे व्यपगत नीति भी कहते हैं, इसे विलय नीति भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है, इसे हड़प नीति भी कहते हैं। ये इस तरीके से आपकी नीतियां हैं। और ये इनका जो काल था वो कब कब था, 1848 से 1856 तक। किसका, डालहौजी, लॉर्ड डलहौजी का। अच्छा, इन्होंने किने किने मिलाया, तो मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक सतारा को मिलाया, कहाँ है, महाराष्ट्र में। इन्होंने जैतपुर को मिलाया, ये ध्यान देना। और इन्होंने किसे मिलाया, संबलपुर को मिलाया। और इन्होंने किसे मिलाया, आपका एक था बघाट, बघाट को मिलाया। और किसे मिलाया, उदयपुर को मिलाया।
और किसे मिलाया? झांसी को मिलाया। और किसे मिलाया? आपका नागपुर को मिलाया था। और किसे मिलाया था? आपको करौली को मिलाया। और किसे मिलाया आपको? ये आपके महत्वपूर्ण है। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो राज्य की विलय नीति को अपनाया, वो सतारा को पहली बार अपनाया। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न आया सतारा। सतारा को कब कब मतलब ग्रहण किया? 1848 में ग्रहण किया। जैतपुर को कब ग्रहण किया? 1849 में ग्रहण किया। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। संबलपुर को कब ग्रहण किया? आपका उत्तर होगा 1849 में ग्रहण किया। बघाट को कब ग्रहण किया? आपका उत्तर होगा 1850 में ग्रहण किया। आपसे पूछा जाए उदयपुर को कब ग्रहण किया? आपका उत्तर होगा 1852 में ग्रहण किया। आपसे पूछा जाएगा कि झांसी को कब ग्रहण किया? आपको बता देना है 1853 में ग्रहण किया। आपसे पूछा जाएगा कि नागपुर को कब ग्रहण किया? आपका उत्तर होगा 1854 में ग्रहण किया। आपका करौली अगर पूछा जाए तो 1855 में। प्रथम किसे ग्रहण किया? 1848 में सतारा को। इस तरीके से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि अवध का विलय कब हुआ। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा तो आपको बता देना है कि कब हुआ, 1856 में हुआ या 54 में हुआ या इसमें हुआ। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आप इस वीडियो को सही से आपने देखा है और आपके ये समझ में आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और लाइक करने का मतलब है अगर आप देख रहे हैं और उसको एक बार लाइक करके देखेंगे, मुझे शक्ति मिलेगी, मुझे ताकत मिलेगी, मुझे हिम्मत मिलेगी और मैं हर समस्या का समाधान आपका करूंगा। किसी भी तरीके का कंपटीशन में कोई भी आपको दिक्कत है, A to Z आप मुझसे आधी रात 24 घंटे में फोन करिए, मैं हर समस्या का समाधान करूंगा, आपका फोन रिसीव करूंगा। यदि नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसे बाद में आपको कॉल बैक करूंगा। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।